Assalamu alaikum everyone. So far were talking about cryptography and we were covering its details. और हमने पिछले लेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने की कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस देखी क्रिप्टोग्राफी की। उसके बाद हमने ये देखा कि की और की लेंथ और की स्पेस का इम्पैक्ट क्या होता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिप्टो सिस्टम. So we looked at different algorithms, like we looked at AES, we looked at DES, and we looked at their key lengths. और हमने ये देखा कि वर्क फैक्टर क्या चीज़ होती है जो कि डिटरमिन करती है कि स्ट्रेंथ ऑफ द एल्गोरिथम कितनी है. वर्क फैक्टर का मतलब ये था कि आपको कितना काम, कितनी मेहनत, कितने रिसोर्सेज, कितने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज और सिस्टम्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा एक साइफर को ब्रेक करने के लिए या क्रिप्टो सिस्टम को ब्रेक करने के लिए. तो हमने ये सारी डेफिनेशंस को देखा. उसके बाद हमने किर्चॉफ्स लॉ को देखा जिसने हमें ये बताया कि आप एल्गोरिथम को मत छुपाएं, उसको ओपन रखें और आप की जो है उसको छुपाएं और उसको प्रोटेक्ट करें. फिर हमने ये भी देखा लास्ट लेक्चर के अंदर कि क्रिप्टो सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को आपको प्रोटेक्ट करना होता है, which includes the actual key. The key should be selected randomly from the key space, and this should be one feature of the algorithm कि वो randomly key जो है वो वहाँ से निकले. और इसको हम आज भी स्टडी करेंगे. इनफैक्ट हम रैंडम जनरेटर्स को भी देखेंगे. और फिर फाइनली हम गए सर्विसेज ऑफ क्रिप्टो सिस्टम्स की तरफ, जिसमें हमने ये देखा कि हमें क्या मिलता है क्रिप्टो सिस्टम से, सर्विसेज क्या हैं क्रिप्टो सिस्टम्स की, वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि हमें क्रिप्टो सिस्टम से मिलते हैं. तो उस वक्त हमने कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और नॉन रिपुडिएशन की बात की. नॉन रिपुडिएशन वाज अ न्यू टर्म व्हिच मींस दैट यू शुड नॉट बी एबल टू डिनाई दैट यू फॉर एग्जांपल सेंट अ मैसेज. और फिर हमने एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर वी हैड सीन कि डिफरेंट एसोसिएशंस, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स. एक बैंक ये चाहता है कि उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन हो. एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीक्रेसी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना चाहती है. और एक लीगल एनवायरनमेंट, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ऑथेंटिसिटी ज़रूरी है कि किसने इंफॉर्मेशन भेजी है. ये थे सर्विसेज ऑफ क्रिप्टो सिस्टम्स. नाउ इज़ अ गुड टाइम, जैसे कि हम अब क्रिप्टोग्राफी के अंदर ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी को देख रहे हैं, उसकी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स को भी देख रहे हैं. नाउ इज़ अ ग्रेट टाइम टू एक्चुअली गो बैक एंड लुक एंड रिव्यू कि हमने जो डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स देखे हैं वो एग्जैक्टली क्या क्या हैं. सो अंडर क्रिप्टोग्राफी डेफिनेशंस, an algorithm is a set of mathematical rules used in encryption and decryption. तो algorithms जो हैं वो mathematical functions को implement करती हैं, control करती हैं. और हमने ये देखा कि algorithms जो हैं वो complexity के साथ implement होती हैं, substitution और transposition को इस्तेमाल करती हैं. A cipher is actually just another name for an algorithm. Cryptography is the science of secret writing that enables you to store and transmit data in a form that is available only to the intended individual. तो cryptography वो आर्ट है या वो टेक्निक है जिससे इंफॉर्मेशन को कंसील किया जाता है, हाइड किया जाता है, उसको एक रैंडम फॉर्म में लेके आते हैं ताकि जिसको अगर वो मिले, साइफर मिले, तो उसको इस्तेमाल ना कर सके. A crypto system is the hardware or software implementation of cryptography that transforms a message to ciphertext and back to plain text. तो एक क्रिप्टो सिस्टम का एग्जांपल हमने ये देखा था कि pretty good privacy PGP is a tool, is a software जो कि सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, कीज भी जनरेट कर देता है और आपको ईमेल इनक्रिप्ट करने की फैसिलिटी भी देता है, डिक्रिप्ट करने की फैसिलिटी भी देता है, आपकी कीज भी मैनेज कर देता है, आपको पास फ्रेज डालने में या एक पासवर्ड क्रिएट करने में भी हेल्प करता है. इट परफॉर्म्स ऑल ऑफ दीज फंक्शंस. क्रिप्ट एनालिसिस क्या चीज़ है? द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग
क्रिप्टिक सिस्टम्स, क्रिप्ट एनालिसिस। तो जब हम हैकर्स की बात करते हैं, हैकर्स जब हमने देखा था थ्रेट एनवायरनमेंट में, तो हैकर्स आर ट्राइंग टू ब्रेक इनटू सिस्टम्स एंड दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस जिससे वो ब्रेक इन करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं? क्रिप्ट एनालिसिस। एंड क्रिप्ट एनालिसिस इज रियली लुकिंग एट द मैसेजेस विच आर ट्रैवलिंग, ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि एल्गोरिदम कौन सा यूज हुआ है, एंड देन ट्राइंग टू ब्रेक द की, एंड दिस डिपेंड्स ऑन हाउ मच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द हैकर। क्रिप्टोलॉजी is the study of both cryptography and cryptanalysis. Data origin authentication is proving the source of a message, which is system-based authentication. And cipher is an act of transforming data into an unreadable format. Then we have entity authentication, proving the identity of the entity that sent a message. तो एंटिटी ऑथेंटिकेशन जो है कि प्रूव करना कि किसने मैसेज को भेजा है, इसमें हम बाद में देखेंगे कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कैसे यूज होते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर टाइड टू ए पर्सन एंड बिकम ए टूल टू प्रोवाइड फॉर एग्जांपल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एंड दे रियली हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एंटिटी, यानी कि उस रिसोर्स को, उस पर्सन को या उस सर्वर को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर यूज्ड एज पार्ट ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, PKI। और PKI जो इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इज ए टेक्निक, is you can say it's not only a technique but it's a tool, it's an approach, it's a technology जो कि नीचे क्या इस्तेमाल करता है, अगेन वो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट बेनिफिट्स उठा सकते हैं एज पार्ट ऑफ PKI, जिसमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, उसमें डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं। और आप क्या कर सकते हैं उससे, वंस यू आर परफॉर्मिंग ए ट्रांजैक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको डिजिटली साइन कर सकते हैं विद योर डिजिटल सर्टिफिकेट। आप इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल बना सकते हैं, और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हम जब एप्लीकेशंस देखेंगे तो हम इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे एंटिटी ऑथेंटिकेशन। उसके बाद है डिसाइफर, द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू अ रीडेबल फॉर्मेट, यानी कि उसको प्लेन टेक्स्ट में वापस लेके आना। अ की इज अ सीक्रेट सीक्वेंस ऑफ बिट्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट गवर्न्स द एक्ट ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। की स्पेस, आपको याद होगा कि की स्पेस क्या है? It is the range of possible values used to construct keys. और हमने ये बात की थी कि जितनी बड़ी की स्पेस होगी उतना ही मुश्किल अटैकर के लिए होगा कि उसको क्रिप्टो सिस्टम को ब्रेक करे। Plain text is the original data in the readable format, also referred to as clear text. Receipt is acknowledgement that a message has been received. Work factor is the estimated time, effort and resources necessary to break a crypto system. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ जो हमने टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की हैं उसकी क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रिप्टोलॉजी इज राइट एट द टॉप, इट इज़ द स्टडी ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस। और क्रिप्टोग्राफी जो है वो फर्दर ब्रांच आउट करती है इनटू सिमेट्रिक साइफर्स एंड एसिमेट्रिक साइफर्स, और ये हम अब स्टडी करेंगे आज। और फिर प्रोटोकॉल्स भी हैं। इसके अलावा क्रिप्टोलॉजी में एक फील्ड है क्रिप्ट एनालिसिस की, एंड क्रिप्ट एनालिसिस इज रियली लुकिंग एट द साइफर्स विद द इंटेंशन टू इधर ब्रेक देम और असेसिंग द स्ट्रेंथ। तो क्रिप्टो का एनालिसिस करना है क्रिप्ट एनालिसिस। एंड एट द बॉटम यू सी दैट सिमेट्रिक साइफर्स के दो टाइप्स हैं, ब्लॉक साइफर्स एंड स्ट्रीम साइफर्स, एज वी विल सी लेटर ऑन। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस हैं जो कि बेसिस फॉर्म करती हैं, और हम थ्रू आउट द कोर्स इनको अब इस्तेमाल भी करेंगे। अब हमने क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को देख लिया है, स्ट्रेंथ ऑफ क्रिप्टो सिस्टम को अंडरस्टैंड किया है, की और की स्पेस को भी अंडरस्टैंड किया है, तो नाउ इज़ अ गुड टाइम टू एक्चुअली गो एंड लुक एट सम एल्गोरिदम्स एंड टू लुक इनटू सम फर्दर डिटेल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो हम सबसे पहले जो देखेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं
और उसको देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को किस तरह कोड करता है, किस तरह इंफॉर्मेशन को हाइड करता है, स्क्रैम्बल करता है. और उसके बाद हम वी विल गो फर्दर एंड लुक एट सिमेट्रिक साइफर्स, और उसके अंदर वी विल लुक एट ब्लॉक साइफर्स एंड स्ट्रीम साइफर्स. So now it's time to look at the one-time pad. One-time pad is a perfect encryption scheme because it is considered unbreakable if it, of course, is implemented properly. It was invented by Gilbert Vernam in 1917, which is a long time ago. So sometimes it is referred to as the Vernam cipher. This cipher does not use shift alphabets, as do the Caesar cipher हमने पहले देखा था, but instead it uses a pad made up of random values. जो sophisticated militaries हैं वर्ल्ड की, उनके पास क्रिप्टोग्राफी की एक sophisticated tools और techniques भी हैं जो वो इस्तेमाल करती हैं in war time or even in peace time to encrypt and hide their information. कुछ जो आर्मीज़ हैं, अगर ये सिस्टम्स फेल हो जाते हैं एज अ बैकअप, वो वन टाइम पैड को एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं. तो वन टाइम पैड इज़ कंसिडर्ड अ वेरी वेरी सेफ मैकेनिज्म ऑफ इनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडेड कि आप उसको इस्तेमाल ठीक तरह करें. और वन टाइम पैड का मतलब कि आप एक ही दफ़ा इस्तेमाल करें. तो वन टाइम पैड डज़ हैव एन एप्लीकेशन, इवन दो हम एक सिंपल सा एग्जांपल देख रहे हैं. और ये बहुत पुराना एक वर्नैम जो है, एक साहब थे जिन्होंने इसको निकाला था, तो ये बड़ा पुराना हो गया. ऑलमोस्ट इट्स मोर देन 90 years old when it was invented, but still it has application today. So this again takes us back into the history of cryptography कि कैसे कैसे scholars, researchers ने ये तरीके निकाले और बहुत सारे आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं. एक और जो हमने बात की थी similar one was frequency analysis. frequency analysis जो है वो निकाली गई थी, अरब स्कॉलर्स ने निकाली थी, एंड इवन टुडे इट इज़ अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज़ वेल अंडरस्टूड, डॉक्यूमेंटेड, एंड इट इज़ यूज्ड व्हाइल डूइंग क्रिप्ट एनालिसिस. सो आवर प्लेन टेक्स्ट मैसेज दैट नीड्स टू बी एन्क्रिप्टेड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू बिट्स, and our one-time pad is made up of random bits as well. This encryption process uses a binary mathematical function called exclusive OR, which is usually abbreviated as XOR. तो आप यहाँ पे बेसिक स्टेप में ये करते हैं कि आप अपने मैसेज को कन्वर्ट करते हैं टू द बिट लेवल, और उसके बाद एक बिट की स्ट्रीम जनरेट कर देते हैं. और जो वन टाइम पैड है उसको भी आप लेआउट करते हैं एज अ सीरीज ऑफ रैंडम बिट्स. In fact, the one-time pad should be a series of random bits without any specific pattern but random in nature. और फिर आप ओरिजिनल जो प्लेन टेक्स्ट है, जो कि आपके बिट्स की स्ट्रीम है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको, और आपका जो वन टाइम पैड है उसको एक्सक्लूसिव और फंक्शन जो है, XOR फंक्शन, इसके अंदर बूलियन ये फंक्शन है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो वन टाइम पैड से एक तरह मुराद ये है कि ये पैड है, एक पैड है, प्लेन टेक्स्ट को आप पैड के साथ कंबाइन करते हैं और एक्सक्लूसिव और फंक्शन परफॉर्म करके आपको साइफर टेक्स्ट मिल जाता है. तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं, देयर इज अ मैसेज, हेलो मॉम, आई हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल, प्लीज सेंड मनी. दिस इज ए सैम्पल मैसेज, एंड द फर्स्ट बिट ऑफ द मैसेज is XORed to the first bit of the one-time pad, which results in the ciphertext value 1. The second bit of the message is exclusive ORed with the second bit of the pad, which results in the value 0. तो आप plain text से हर bit उठा के corresponding bit जो one-time pad का है उसको उठा के exclusive OR function perform करते हैं और उससे ciphertext generate हो जाता है. फिर आप third bit पे जाते हैं plain text के, और थर्ड बिट पे जाते हैं वन टाइम पैड के, एक्सक्लूसिव और फंक्शन परफॉर्म करते हैं और साइफर टेक्स्ट का जो बिट है वो जनरेट हो जाता है. फिर आप फोर्थ वाले प्लेन टेक्स्ट के बिट पे जाते हैं, उसको उठाते हैं, फोर्थ वाले वन टाइम पैड के बिट को उठाएंगे, एक्सक्लूसिव और साइफर टेक्स्ट, एंड दिस इज हाउ यू प्रोसीड फर्दर. द रिसीवर मस्ट हैव द सेम वन टाइम पैड टू डिक्रिप्ट द मैसेज बाय रिवर्सिंग द प्रोसेस. The receiver takes the first bit of the encrypted message and XORs it with the first bit of the pad. This results in the plain text value.
तो इसकी कंडीशन ऑब्वियसली ये है कि सेंडिंग और रिसीविंग साइड के ऊपर वन टाइम पैड सेम होना चाहिए। तो ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है। सिमेट्रिक का मतलब सेम जो है वो होना चाहिए पैड एट द सेंडिंग एंड द रिसीविंग साइड। अगर ये डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियसली आपको जब आप डीक्रिप्ट कर रहे होंगे तो आपको वो वाला रिजल्ट, ओरिजिनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एट द रिसीविंग साइड आप अब क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट को उठाएंगे, उसको बिट्स में लेआउट करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। देन यू विल टेक द सेम वन टाइम पैड एंड नाउ यू विल पिक अप द साइफर टेक्स्ट फर्स्ट बिट exclusive OR with the first bit of the pad and you will get the original plain text ka pehla bit. Then you will move on to the second bit. You will pick up the second bit of the ciphertext, pick up the second bit of the one-time pad, exclusive OR, and you will get the second bit of the original plain text message and then you keep going forward. तो इस तरीके से sending और receiving side पे वही पैड इस्तेमाल करके एक्सक्लूसिव और फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं, और एक तरफ आप इनक्रिप्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को और दूसरी तरफ एक्सक्लूसिव और फंक्शन परफॉर्म करके आपको वही ओरिजिनल मैसेज वापस मिल जाता है। तो वन टाइम पैड की उसको सक्सेसफुल बनाने के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमने पहले भी देखा था कि क्रिप्टोग्राफी एक शील्ड है, एक डिफेंस का मैकेनिज्म है। It is very important to understand how to use this properly. जैसे कि हमने कहा कि क्रिप्टोग्राफी को समझा जाता है कि मेटल है, रॉ मटेरियल है, उससे आप शील्ड बनाएंगे, और शील्ड बहुत तरह की बन सकती हैं डिपेंडिंग कि आपका अटैक किस तरीके से होना है। अगर आप शील्ड ठीक तरह नहीं बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मेटल की क्वालिटी पोर है। तो क्रिप्टोग्राफी इज नॉट द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स एंड क्रिप्टोग्राफी हैज टू बी implemented in a manner which is sensible obviously, otherwise it will not be successful. इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमने बात की पहले कि क्रिप्टो सिस्टम्स को स्ट्रांग कैसे बनाते हैं। उसकी की स्पेस बहुत बड़ी होनी चाहिए और the work factor should be very high. The amount of effort, the amount of computing resources, the amount of time required to break the crypto system should be tremendous, ताकि अगर एक पर्सन के पास, एक अटैकर के पास वो इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिल भी जाए तो उसके साथ वो कर ही कुछ ना सके, उतना ज़्यादा टाइम, एफर्ट, मनी उसको रिक्वायर्ड हो टू ब्रेक इट, इट बिकम्स यूजलेस फॉर द पर्सन। तो यही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वन टाइम पैड को भी सक्सेसफुल बनाने का देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स एंड दोज रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। एंड व्हाट आर दोज? फॉर अ वन टाइम पैड encryption scheme to be considered unbreakable, each pad in the scheme must be made up of truly random values, used only one time, securely distributed to its destination, secured at senders and receiver sites, at least as long as the message. तो यहाँ पे आप दो तीन और चीज़ें आप देख रहे हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर। वन टाइम पैड सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाना है। जो वन टाइम पैड ओरिजिनल है वो सेम वाला यूज होना है सोर्स और डेस्टिनेशन में। मैसेज ट्रांसमिशन अलहदा होगी, एक इनक्रिप्टेड मैसेज की ट्रांसमिशन किसी और तरीके से होगी, लेकिन वन टाइम पैड भी तो आपको पहुंचाना है किसी सिक्योर मैकेनिज्म के थ्रू। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट देयर आर टू एंटिटीज इन टू डिफरेंट कंट्रीज एंड दे हैव टू कम्युनिकेट in a secret manner. So the one-time pad can be sent separately from the message and this creates some security. Let's take an example. हो सकता है कि आप जो साइफर है या जो encrypted text है, encrypted text को आप ईमेल के थ्रू भेजें, वो encrypted है, वो ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं, no one will be able to view it. और आप कुरियर, एक्सप्रेस मेल कुरियर जो है like TCS or through the other couriers, आप उसके थ्रू वन टाइम पैड एक्चुअल जो है वो आप सेपरेटली भेजते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको आउट ऑफ बैंड ट्रांसमिशन भी कहा जाता है कि आप ईमेल के ऊपर अगर आपका कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है तो आप की को या वन टाइम पैड को सेपरेट, टोटली सेपरेट तरीके से भेज रहे हैं
ताकि अगर अटैकर आपके इंटरसेप्ट कर भी ले आपकी ईमेल को, तो वो वन टाइम पैड को यानी आपकी की को कैप्चर ना कर सके. एंड देन what we also saw was that the one time pad, the actual one time pad should at least be as long as the message. तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि it is said or the requirements of implementing the one time pad are कि one time pad जो है it should be as long as the message at least. और दूसरी बात यह है कि जो string है one time pad का bits का वो random values, true random values के ऊपर based होना चाहिए. क्यों उसको एटलीस्ट होना चाहिए एज लॉन्ग एज द मैसेज? दिस इज द क्वेश्चन दैट अराइजेस. व्हाई कांट वी रिपीट द वन टाइम पैड ओवर एंड ओवर अगेन? फॉर एग्जांपल, इफ द मैसेज इज 40 bits long but my one time pad is only 10 bits long, so why can't I repeat the one time pad 10 10 10 and another 10 to make 4 times 40? हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? इसकी रीज़न वही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्रिप्ट एनालिस्ट जो है या हैकर जो है वो पैटर्न्स देख रहा होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर पैटर्न्स क्या जा रहे हैं. एंड वी डू नॉट वांट टू लीव एनी फुटप्रिंट, वी डू नॉट वांट टू एक्सपोज एनी पैटर्न. इसलिए दी वन टाइम पैड जितना लंबा मैसेज है कम से कम उतना लंबा हो और प्योरली रैंडम हो, ताकि उसके अंदर कोई ऐसा पैटर्न ना हो और वो दोबारा यूज़ भी हम नहीं कर रहे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन टाइम पैड दोबारा आप यूज़ करें, क्योंकि उससे अटैकर को, क्रिप्ट एनालिस्ट को एक पैटर्न नजर आएगा जिसके लिए उसके लिए आसान हो जाएगा कि वो उसको ब्रेक करे. नाउ अ नंबर जनरेटर इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्ट्रीम ऑफ रैंडम वैल्यूज एंड मस्ट बी सीडेड बाय एन इनिशियल वैल्यू. दिस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर obtains its seeding value from some component within the computer, for example the time, the CPU cycles and so on. Although a computer system is complex, it is a predictable environment. So if the seeding value is predictable in any way, the resulting values created are not truly random but pseudo random. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे ये बात हो रही है कि जब हम एक क्रिप्टो सिस्टम बनाते हैं तो उसने एक, फॉर एग्जांपल, एक की जनरेट करनी होती है और हम थ्रू आउट अब देखते आ रहे हैं कि की का रैंडम होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. की का रैंडम होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि उसमें भी कोई पैटर्न नहीं आ रहा, कोई रेपिटेशन ऐसी नहीं आ रही कि ताकि की स्पेस में, अगर आपको पता चले कि आपकी की स्पेस में 1000 ऑप्शंस हैं, 1000 की उसमें कीज हो सकती हैं, लेकिन आपकी जब आपका सिस्टम जो है जब वो की बना रहा है तो वो क्या कर रहा है कि वही 1000 में से 50 कीज को बार बार यूज कर रहा है. तो इसका क्या मतलब है? दैट इज नॉट अ रैंडम इम्प्लीमेंटेशन. की का रैंडम होना बड़ा जरूरी है. रैंडम होने का मतलब भी ये है कि आप पूरी की पूरी की स्पेस को यूज कर रहे हैं. तो पूरी की पूरी की स्पेस को यूज करना जरूरी है टू मेक इट रैंडम. अब जब हम कोई की जनरेट करते हैं तो वो क्रिप्टो सिस्टम एक की जनरेट करता है. जैसे कि हमने बात किया था कि आप पीजीपी को जब फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपको कहता है कि की जनरेट करें. उसके बाद वो कहता है कि कुछ रैंडम की स्ट्रोक्स आप एंटर करें. तो आप कुछ रैंडम की स्ट्रोक्स एंटर जब करते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है. इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या चीज़ होती है? इनिशियलाइजेशन वेक्टर का मतलब है कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें से आप इनिशियलाइज करते हैं, यानी स्टार्ट ऑफ करते हैं, शुरू करते हैं, और उसके बाद कुछ और ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सिस्टम इस्तेमाल करेगा टू जनरेट अ रैंडम की. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से द की इज 512 बिट्स लॉन्ग. तो की स्पेस कितनी होगी? एज वी हैड स्टडीड, पहले देखा था हमने, 2 raised to the power 512, विच इज अ ह्यूज नंबर. अब सिस्टम ने की जनरेट करनी है. मैंने क्योंकि पीजीपी को इस्तेमाल करना है, मैंने पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, पीजीपी मुझे कहेगा कि आप कुछ रैंडम की स्ट्रोक्स एंटर करें, लाइक आई जस्ट सेड. आप जब की स्ट्रोक्स को एंटर करेंगे तो वो सिस्टम टाइम, सीपीयू साइकिल्स, डेट और कुछ और सिस्टम पैरामीटर्स को भी इस्तेमाल करेगा, आपकी की स्ट्रोक्स को यूज़ करेगा और उसको एक रैंडम फॉर्म में इनपुट लेके जो आपने एंटर की है, इट विल परफॉर्म सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड देन इट विल जनरेट अ की ऑफ अ सर्टेन लेंथ. जिस तरह के हमने कहा था कि 512 बिट्स की रैंडम की जनरेट करेगा. लेकिन यहां पे हम ये देख रहे हैं कि
ये जो लिमिटेशंस हैं कि सिस्टम टाइम उठा लिया, सीपीयू के साइकिल्स उठा लिए, डेट उठा ली, ये रैंडम तो नहीं है, ये तो प्रेडिक्टेबल है। मतलब यू कैन वेरी इजीली पिक अप दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। इसलिए हम इन रैंडम जनरेटर्स को रैंडम एक्चुअली नहीं कहते, हम इनको कहते हैं सूडो रैंडम, विच इज ऑलमोस्ट रैंडम, दे आर जस्ट लाइक रैंडम। Let's look at a new topic, which is steganography. This is a method of hiding data in another media type, so the very existence of the data is concealed. Only the sender and receiver are supposed to be able to see the message because it is secretly hidden in a graphic, wave file यानी कि sound की file, document or other type of media. In steganography, the message is not encrypted. It is just hidden. तो स्टेगनोग्राफी जो है वो एक ऐसा एग्जाम्पल है कि आप इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी चीज़ के अंदर हाइड कर देते हैं ताकि वो अपैरेंट ना हो, विजिबल ना हो, नज़र ना आए, किसी को पता ना चले। तो एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के साथ अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपेंड कर दें या उसको हाइड कर लें अंदर, इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यहाँ पे यू सी अ पिक्चर ऑफ अ नाइस डॉगी हु इज़ लेइंग डाउन इन अ पार्क, एंड अपेरेंटली ये एक तस्वीर है ऑफ एन एनिमल, लेकिन इसके अंदर एक सीक्रेट मैसेज एम्बेडेड है और उस मैसेज में लिखा हुआ है वेपन्स आर स्टॉक पाइल्ड इन द हिल्स। तो ये जो एग्जांपल है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि अगर आप एक टेक्स्ट मैसेज लें और एक ग्राफिक लें तो उनको वो कंबाइन करके उस इंफॉर्मेशन को एम्बेड कर देता है, हाइड कर देता है, और सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता होता है कि इस ग्राफिक फाइल या इमेज के अंदर ये मैसेज एम्बेडेड है। तो आपने एक्चुअली किया यह है कि आपने हाइड किया इन्फॉर्मेशन को ताकि वो अपेरेंट ना हो और किसी को पता ही ना चले, और इस तरीके से हाइड किया। फॉर एग्जांपल इन अ ग्राफिक, जैसे कि हमने देखा एक पिक्चर है, आप अगर उस फाइल को खोलेंगे भी तो आप देखेंगे दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ हाउस, दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ कार, बट देयर मे बी a secret message or another picture embedded in that picture. So a method of embedding the message into some type of medium is to use the least significant bit, LSB. Many types of files have some bits that can be modified and not affect the file they are in, which is where the secret data can be hidden without altering the file in a visible manner. तो जो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आप एक ग्राफिक फाइल को लें, फॉर एग्जांपल एक जेपेग की फाइल है, उस जेपेग के फाइल में बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं और हर पिक्सल जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर एग्जांपल इन अ बाइट विच इज 8 बिट्स। नाउ एंड व्हाट डू यू रिप्रेजेंट इन दैट? द इंटेंसिटी, द कलर एक्सेट्रा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ बाइट विच इज 8 बिट्स। अगर आप इस पूरी फाइल को देखें तो हो सकता है कि दिस इज अ 500 मेगाबाइट फाइल, उसमें 500 मिलियन बाइट्स हैं। आप इस तरह करें कि 500 मिलियन जो बाइट्स हैं उसमें से कुछ बाइट्स सेलेक्ट करके उन बाइट्स का जो आखिरी बिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसको इस्तेमाल करें टू इनकोड और एम्बेड द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी पिक्चर थी, क्योंकि उसकी काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है, तो अगर आप एक बिट निकाल भी देंगे बीच में से आउट ऑफ 8, एंड देयर मे बी, एज आई मेंशन, देयर मे बी 500 मिलियन बाइट्स इन दैट मैसेज, तो इस तरीके से आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर कंसील करते हैं, हाइड करते हैं इंफॉर्मेशन को। इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अप्रोच, graphics with a high resolution or an audio file that has many different types of sounds, which is a high bitrate audio file, are the most successful for hiding information within. There is commonly no noticeable distortion and the file is usually not increased to a size that can be detected. अब इसमें ख़ास बात यह है कि जब आप इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को एम्बेड भी कर देंगे, कहाँ एम्बेड करेंगे? एक जेपेग की इमेज फाइल के अंदर या एक ऐसी फाइल के अंदर जो हाई बिट रेट है और साउंड की फाइल है, उसमें बहुत सारे साउंड्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं, तो आप उसको जब उस साउंड फाइल को जब बिट लेवल पे देखेंगे तो आप यही कर सकते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर
सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कंसील करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये करने से ना तो ज़्यादा इमेज का साइज चेंज होगा और ना ही जब आप उस साउंड फाइल को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि साउंड फाइल में कोई डिस्टॉर्शन है। लेट्स टेक अनदर लुक एट अ स्टेगनोग्राफी एग्जांपल एंड दिस इज अ रियल वर्ल्ड एक्चुअल एग्जांपल। लेफ्ट पे आप देख रहे हैं दैट देयर इज ए पिक्चर ऑफ अ ट्री, इट्स अ वेरी नाइस पिक्चर and it looks like it's autumn because there are no leaves, and on the right you see a nice cuddly cat, and this picture of a cat was actually taken out from that picture of the tree. The image of the tree, removing all but the least two significant bits of each color component, or let's say the pixel, produces an almost completely black image. Making that image 85 times brighter produces the इमेज ऑफ द कैट। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप जब ट्री की इमेज लेंगे तो आप उस ट्री की इमेज में सारी इंफॉर्मेशन रिमूव कर दें एक्सेप्ट द लीस्ट टू सिग्निफिकेंट बिट्स, और उसके बाद उस फाइल को जो आप बच जाएगी उसको जब आप उसका लाइट ज़्यादा डालेंगे उसके अंदर तो आपको जो कैट की इमेज है वो नज़र आ जाएगी। तो एज यू सी स्टेगनोग्राफी में इमेजेस को एम्बेड किया जाता है, हाइड किया जाता है, या मैसेजेस को दूसरे मीडिया के टाइप्स में एम्बेड किया जाता है और वो नज़र नहीं आती। और इसको अब सवाल ये उठता है कि इसको डिस्कवर करने के लिए क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है। तो देयर आर सम स्पेशल टूल्स दैट हेल्प अस विद दिस। दीज टूल्स जो हैं जो स्टेगनोग्राफी को डिटेक्ट करते हैं वो ये देखते हैं एंड दे आर एबल टू पिक आउट कि अगर एम्बेड कोई एक इमेज दूसरे में एम्बेड हुई हुई है, एक फाइल दूसरों में अपेंड हुई हुई है, अगर कोई भी ऐसा काम हुआ है तो वो आपको सेपरेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नाउ वी लुक एट डिजिटल वाटर मार्किंग एंड दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टेगनोग्राफी। डिजिटल वाटर मार्किंग क्या चीज़ है? द एम्बेडेड लोगो और ट्रेडमार्क is called a digital watermark. Instead of having a secret message within a graphic that is supposed to be invisible to you, digital watermarks are usually visible, intentionally visible होते हैं. These are put into place to deter people from using material that is not theirs. This type of steganography is referred to as DRM, Digital Rights Management. The goal is to restrict the usage of material that is owned by a company or individual. Now, digital rights management DRM जो है, this is a technology or a tool or a method जिससे क्या हम क्या करते हैं इससे? हम जो एक इंफॉर्मेशन है वो हो सकता है किसी को बिलोंग करती है और वो हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज ना किया जाए। या ऐसे केसेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर आर पिक्चर्स टेकन बाय अ फेमस फोटोग्राफर एंड दे आर प्लेस्ड ऑन द इंटरनेट, और वो क्या करते हैं कि DRM के थ्रू अपना स्टेगनोग्राफी यूज करते हुए दे डू नॉट हाइड एनीथिंग बट बाय यूजिंग अ वाटर मार्क वो अपना स्टैम्प या अपना नाम छोड़ जाते हैं। ये हम देख रहे हैं अगले स्लाइड के अंदर। आप देख रहे हैं कि देयर इज दिस पिक्चर ऑफ अ हाउस और अ बिल्डिंग एंड उसके ऊपर ब्रायन केल 2006 जो है इसका एक वाटर मार्क लगा हुआ है। नाउ आपको याद होगा कि DRM डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट हमने जब हम थ्रेट्स की बात कर रहे थे पहले तो हमने ये देखा था, एक एग्जांपल पढ़ा था जिसके अंदर सोनी ने अपने मीडिया या साउंड फाइल्स या म्यूजिक फाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए DRM टेक्नोलॉजी यूज की थी। और उन्होंने क्या किया था, दे हैड एक्चुअली इंस्टॉल्ड अ रूट किट। तो व्हेनेवर द यूजर ट्राई टू गो टू द इंटरनेट तो वो एक ऑटोमेटिकली एक रूट किट जो है वो इंस्टॉल होती थी यूजर के सिस्टम पे, and that was part of the digital rights management implementation by Sony. और उससे in fact हुआ ये कि there were some vulnerabilities and some problems caused because of that, और Sony को बड़ी इसकी प्रॉब्लम फेस हुई। तो digital rights management का एक टेक्निक है which is watermarking, और watermarking is also a form of steganography. Steganography का मतलब आप इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं और उसको encrypt particularly नहीं कर रहे, but you are hiding that information. So it's very interesting to see कि watermarking किस तरह implement होती है। Now, there are two types of ciphers. Symmetric encryption ciphers come in two basic types, substitution and transposition. ये हम पहले भी देखते आए हैं कि there are two types of techniques
जो कि यूज़ करते हैं। सिमेट्रिक साइफर क्या होता है? की जो है सोर्स और डेस्टिनेशन इनक्रिप्ट करते हुए और डिक्रिप्ट करते हुए जब आप सेम की को यूज़ करते हैं तो उसको सिमेट्रिक कहा जाता है। सो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन साइफर्स कम इन टू बेसिक टाइप्स, सब्स्टिट्यूशन and transposition. The substitution cipher replaces bits, characters or blocks of characters with different bits, characters or blocks. तो जो substitution है उसका मतलब है substitute करना, replace करना, एक चीज़ उठा के उसकी जगह दूसरी चीज़ डाल देना और फिर जब रिसीव होगी तो उसको रिवर्स करेंगे तो आपको ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा. This is an example of a substitution cipher. Although it is a very weak cipher and real ciphers use complex math. इसके अंदर क्या हो रहा है? There is plain text and then there is a key and there is cipher text. तो हमने लेटर N से स्टार्ट किया और की क्योंकि 4 है तो हम शिफ्ट करेंगे 4 places, so we skip or jump over or we miss out on O, P, Q and we land at R. इसी तरह आप देखते हैं कि अगला जो है प्लेन टेक्स्ट वो O है और उसमें 8 इज़ द वैल्यू ऑफ द की और जब हम 8 प्लेसेस को स्किप करेंगे तो साइफर टेक्स्ट इज़ W एंड इसी तरह प्लेन टेक्स्ट के साथ की जब आप इम्पोज करते हैं तो साइफर टेक्स्ट की वैल्यूज़ आती जाती हैं. नाउ व्हेन यू विल गो ऑन द रिसीविंग साइड और उसमें आप देखेंगे कि जब आप रिसीविंग साइड पे जाएंगे और आपने डिक्रिप्ट करना है इंफॉर्मेशन को तो आप उसी प्रोसेस को रिवर्स करेंगे. फॉर एग्जांपल हम R जो है उससे 4 स्टेप्स पीछे जाएंगे एंड वी विल रिकवर द N, द ओरिजिनल लेटर N. सो अ सब्स्टिट्यूशन साइफर यूजेस अ की टू डिक्टेट हाउ द सब्स्टिट्यूशन शुड बी कैरिड आउट. इन द सीजर साइफर each letter is replaced with the letter 3 places beyond it in the alphabet. Algorithm is the alphabet and the key is the instruction shift up 3 places. Substitution is used in today's symmetric algorithms, but it is extremely complex compared to this example. तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी बताया गया कि सीजर साइफर में जो सीजर थे इन हिस्ट्री हु वाज अ लीडर वो 3 प्लेसेस को शिफ्ट करते थे और दैट इज कॉल्ड द सीजर साइफर. बट दीज आर वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर्स जो कि सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं. टुडे द एडवांस्ड एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स यूज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन और वो किस तरीके से होता है वो लेटर ऑन इन द कोर्स हम उसको देखेंगे. और वो रेपिटेशंस भी बार बार साइकिल्स चलती हैं. एक दफ़ा सब्स्टिट्यूट करता है, दूसरी दफ़ा करता है, समटाइम डजन्स ऑफ टाइम्स इट डज द सब्स्टिट्यूशन फंक्शंस, लीविंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द अटैकर टू रिकवर द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन. ट्रांसपोजिशन साइफर्स. इन ए ट्रांसपोजिशन साइफर द वैल्यूज आर स्क्रैम्बल्ड और पुट इनटू अ डिफरेंट ऑर्डर. तो हम ये देख रहे हैं कि हर जगह की का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. द की इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और कर्चॉफ के प्रिंसिपल के तहत अगर हम चलें तो की जो है इट इज़ द पार्ट विच शुड रिमेन सीक्रेट, इट इज़ द पार्ट विच शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड. द एल्गोरिथम शुड बी वेल नोन एंड द एल्गोरिथम इन द एडवांस्ड crypto systems that we are talking about, the implementation is extremely complex. There is a lot of repetition, there is a lot of substitution, there is a lot of transposition और end result इन cycles के बाद निकलता ये है कि the cipher text is changed to such a great extent कि उसको just अगर cipher text मिले और अगर अटैकर को एल्गोरिथम भी पता हो लेकिन की ना पता हो तो उसको बहुत मुश्किल पेश आएगी कि वो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट को रिकवर कर सके. तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक एग्जांपल है. देयर इज अ मैसेज एंड द मैसेज इज लिटिल रैबिट. दिस मैसेज इज ब्रोकन इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 और आप ये देख रहे हैं कि लिटिल रैबिट को 1 2 3 4 5 एंड देन 1 2 3 4 5 ग्रुप्स में ब्रेक कर दिया. अब ये देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि की जो है उसको लिखा गया है 2 4 1 5 3 फॉर द फर्स्ट ग्रुप. तो लिटिल जो है उसमें जो सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस पे आई था, द लेटर आई, उसको अब लेके आ जाते हैं हम पहली प्लेस पे
उसके बाद की में हम देख रहे हैं देयर इज द नंबर 4, तो जो 4 की पोजीशन आप देखें तो देयर वाज अ टी, हमने टी लिख दिया है. सो फार वी हैव आई एंड टी. देन इन द की वी सी अ 1. फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर था इन द ओरिजिनल मैसेज? इट वाज एन एल. अब इस एल को उठा के हमने थर्ड पोजीशन पे डाल दिया एज यू कैन सी इन द की. एंड देन 5 एंड 3 एंड देन 3 1 5 2 4. इस तरीके से आप ये देखते हैं कि साइफर टेक्स्ट जो निकलता है, once you do this transposition, it is IT, LLT, and then the ciphertext continues. It is in a random, unreadable format. तो आप ये देख रहे हैं कि transposition really consists of moving the information around, और ये determine कैसे होता है कि कहाँ किस चीज़ को move करना है. It is the key that plays a role. ये वाला जो example था, it was a very very simple example. This is a simplistic example of a transposition cipher and only shows one way of performing transposition. When implemented with complex mathematical functions, as we will see, transpositions can become quite sophisticated and difficult to break. Moreover, हम ये भी देखते हैं कि symmetric algorithms employed today use both long sequences of complicated substitutions and transpositions on messages. तो algorithms जो हैं वो ये दोनों काम करती हैं. Simultaneously इंफॉर्मेशन को सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस भी कर रही होती हैं और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को रीअरेंज भी कर रही होती हैं, और इन साइकिल्स को बार बार चलाया जाता है. नाउ इट इज सेड कि एक अच्छा जो एल्गोरिथम होता है उसको जज करने का तरीका ये है कि अगर आप प्लेन टेक्स्ट कहीं एक प्लेन टेक्स्ट की बिट की वैल्यू चेंज कर दें तो बाकी जो मैसेज है, जो साइफर टेक्स्ट है, उसकी 50% जो बिट्स हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए. लेट्स से, एंड लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस. लेट्स से दैट I have a plain text message of 100 bits, and from this I generate a ciphertext of 100 bits. जो plain text है 100 bits का, मैं उसमें कहीं एक जगह 100 बिट्स में से कहीं एक जगह एक बिट की वैल्यू 0 से 1 कर देता हूं या 1 से 0 कर देता हूं. एक अच्छा एल्गोरिदम, एक अच्छा साइफर जो है वो उसका इम्पैक्ट ये जनरेट करेगा कि साइफर टेक्स्ट में 100 बिट्स में से इस एक चेंज की वजह से 50% यानी कि 50 बिट्स की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. तो आप इसलिए ये देख रहे हैं कि जो एल्गोरिदम्स हैं वो बार बार सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं कि एंड रिजल्ट में जो साइफर टेक्स्ट है वो बहुत हद तक चेंज हो चुका होता है और किसी पैटर्न के बगैर होता है. दैट इज द आर्ट ऑफ हैविंग ए गुड एल्गोरिदम, कि उस साइफर टेक्स्ट को देख के जो अटैकर है वो जज ना कर सके कि एल्गोरिदम कौन सा है और ओरिजिनल मैसेज जो है प्लेन टेक्स्ट वो क्या है. So the algorithm contains the possible ways that substitution and transposition processes can take place, and the key is used as the instruction for the algorithm dictating exactly how these processes will happen and in what order. तो यहाँ पे की जो है वो ये एल्गोरिदम को ये डिक्टेट करती है, जैसे कि हमने कहा कि क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और किस ऑर्डर में करने हैं, यानी कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है. Conceptually, an algorithm is made up of different boxes, each of which has a different set of mathematical formulas that dictates the substitution and transposition steps that will take place on the bits that enter the box. To encrypt our message, the bit values must go through these different boxes. ये आप फिगर देख सकते हैं कि एक एल्गोरिदम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, देर आर 16 डिफरेंट फंक्शंस which may consist of transpositions and they may also consist of substitutions. यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे थे कि 16 different mathematical functions है. अब की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है? There are 16 different functions which consist of either
ए सब्स्टिट्यूशन और अ ट्रांसपोजिशन। तो की जो है ये डिटरमिन करती है कि सबसे पहली बात कौन से फंक्शंस इस्तेमाल होंगे और कौन से नहीं होंगे और उनका ऑर्डर क्या क्या है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारी की थी उसने जब इस मैसेज को इंक्रिप्ट किया है तो 13, 6, 11 एंड 4 दीज आर द फंक्शंस जो कि की ने बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ की दैट इट वाज, बिकॉज ऑफ द बिट्स दैट वर प्रेजेंट इन द की, उस एल्गोरिदम ने इन 4 फंक्शंस को इस सीक्वेंस में F13, F6, F11 एंड F4 उसने उन डब्बों को, उन फंक्शंस को उठाया, बाकी को इस्तेमाल उसने नहीं किया और ऑर्डर भी यहाँ पे डिटरमिन हो रहा है। तो हमारे पास जो मैसेज था, हेलो मॉम, आई हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल, प्लीज सेंड मनी, एज यू कैन सी इट्स गॉन इनटू अ साइफर टेक्स्ट जो कि अनरीडेबल फॉर्मेट है। Now, if each of our messages goes through each of these different boxes in the same order with the same values, the attacker, the hacker, the evildoer will be able to easily reverse engineer this process and uncover our plain text message. To foil an evildoer, we use a key which is a set of values that indicates which box should be used and in what order and with what values. तो यहाँ पे वही बात हम दोबारा यही देख रहे हैं कि एल्गोरिदम जो है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। की जो है वो एक एलिमेंट उसमें डालती है और क्योंकि की के बहुत सारे वैल्यूज हैं और की क्या कर रही है, ये डिसाइड कर रही है, इट्स डिसाइडिंग फॉर द एल्गोरिदम दैट विच फंक्शन विल बी डन फर्स्ट एंड विच फंक्शन विल बी डन नेक्स्ट, विच फंक्शंस विल बी लीव एंड विच फंक्शंस विल बी यूज। दिस यूजेज ऑफ द की and the many keys, this is all adding to the complexity and to the strength of the cipher. So if message A is encrypted with key 1, the key will make the message go through boxes 1, 6, 4 and then 5. When we need to encrypt message B, we will use key 2, which will make the message go through boxes 8, 3, 2 and then 9, and this is just an example. So it is the key that adds the randomness and the secrecy to the encryption process. Let me repeat that. It is the key, not the algorithm, but the key which is instrumental or which is important in adding the randomness and the secrecy to the encryption process. So now it is time to wrap up our lecture for today. आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा सबसे पहले कि टर्म्स क्या क्या हैं और डेफिनेशंस क्या क्या हैं, हमने उनको रिव्यू किया. आफ्टर लुकिंग एट दीज डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड डूइंग दैट रिव्यू, हम आगे गए और हमने कहा कि हम वन टाइम पैड को देखते हैं. वन टाइम पैड, इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड विद इट्स प्रॉपर conditions and requirements, is an extremely strong type of crypto system or cipher or algorithm or method. और उसके अंदर क्या होता है कि सेंडिंग साइड पे इंफॉर्मेशन या प्लेन टेक्स्ट को बिट्स में हम कन्वर्ट करते हैं. वन टाइम पैड एक रैंडम सीरीज ऑफ बिट्स होता है, एक्सक्लूसिव और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और रिसीविंग साइड पे साइफर टेक्स्ट को दोबारा से एक्सक्लूसिव और फंक्शन इम्प्लीमेंट करके हम प्लेन टेक्स्ट को वापस रिकवर कर लेते हैं. उसके बाद फिर हम गए और हमने स्टेगनोग्राफी को देखा कि स्टेगनोग्राफी क्या चीज़ होती है. दिस इज नॉट रियली इनक्रिप्टिंग द इंफॉर्मेशन, इट इज हाइडिंग द इंफॉर्मेशन. एंड हाउ डू यू हाइड द इंफॉर्मेशन? यू हाइड द इंफॉर्मेशन बाय अपेंडिंग or concealing one file in another, or by altering the least significant bit of a very large, for example, graphic file or a sound file. फिर हमने स्टेगनोग्राफी में देखा कि डिजिटल वाटर मार्किंग जो है वो क्या चीज़ है, जिसमें एक इम्प्रिंट आप छोड़ सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप किसी की इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सक रहे. एंड आफ्टर दैट वी लुक्ड एट ऑल्सो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट की वो क्या चीज़ होती है. फाइनली फिर हमने साइफर्स को देखा और थोड़ा सा स्टडी किया कि सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन साइफर्स जो हैं वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं, और एक्चुअली उनका कनेक्शन और लिंक देखा कि मैथमेटिकल जो फंक्शंस हैं एल्गोरिदम के कि उनको किस तरीके से कंट्रोल करती है. और एल्गोरिदम के अंदर तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं.
substitution के भी और transposition के भी. It is the key that determines the order and which functions to implement first and which functions to implement later, which functions to actually implement and which functions to leave. And the larger the key space is, there are so many different options that the attacker will face a big difficulty in trying to crack the code. So with that, I would like to thank you again for attending the lecture today, which was a very interesting lecture, I hope, and we will continue next time, and we will continue to look at cryptography in more detail. Thank you very much for attending. I'm looking forward to see you again next time.